हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। क्लास 11th के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेके आया हूँ, जिसमें से आपका पेपर हम कह सकते हैं दोस्तों आधा पेपर आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो किस तरीके से होगा ये पेपर, चलिए डिस्कस करते हैं। तो देख लो पेपर सबसे पहले क्या कह रहा है। प्रैक्टिस पेपर है दोस्तों ये, पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का। और आप ये मान के चलिए कि आपके इस पेपर में से एटलीस्ट 20 से 22 नंबर का सेम आएगा। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जिस तरह से पहला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी का स्वराज से क्या आशय था। व्हाट डिड गांधी जी मीन बाय स्वराज। तो चलिए शुरू करते हैं इनके आंसर को दोस्तों। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का स्वराज से क्या आशय था। स्वराज का मतलब होता है दोस्तों अपने ऊपर राज करना एक तरीके से। तो कह रहे हैं गांधी जी का आशय अपने ऊपर अपना राज से है। तो दोस्तों अब आंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो ये आप सजेस्टिव आंसर देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या आपके पास, गांधी जी का स्वराज से क्या आशय था। स्वराज का मतलब होता है अपने ऊपर राज करना। ये किनका कहना था, एक तरीके से गांधी जी का। तो गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में इसके बारे में बताया है। गांधी जी ने किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है, हिंद स्वराज। गांधी जी के अनुसार जब हम स्वयं पर शासन करना सीख जाते हैं, हम जब अपने ऊपर शासन करना सीख जाते हैं तभी क्या होता है, स्वराज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वराज कहते हैं, अपने ऊपर खुद का राज। स्वराज केवल स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि एक ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है। स्वराज क्या होती है, पहली बात तो ये कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, ये कुछ ऐसी जो सरकारी संस्थाएं होती है, प्राइवेट संस्थाएं होती है, उनसे भी आपको मुक्ति करती है, उनसे भी आपको छूट मिलती है, जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। मतलब कह रहा है क्या कि जब हमारे ऊपर कोई कंट्रोल करता है तो हमें क्या होता है, एक तरीके से हमारी सारी शक्तियाँ छिन जाती है, हमारी सारी स्वतंत्रताएं खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। जैसे कि मान लो आप एक ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पे आपको किन की बातों को लेकर चलना पड़ेगा, अपने सीनियर्स की और अपने बॉस की। तो यही बता रहा है कि अपने ऊपर पहले हमें तो राज करना चाहिए। फिर आगे बात करें दोस्तों, गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं से अवमुक्त होंगे। मतलब कि क्या मतलब है इसका, देखो समझना दोबारा। गांधी जी कहते थे, यह गांधी जी का कहना है कि स्वराज करने से यानी अपने ऊपर राज करने से क्या होगा, इसका बदलाव ये होगा कि आप क्या करोगे, न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होगे। मतलब जो न्याय का सिद्धांत है उसकी बातों को लेकर चलोगे और व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में सभी जितनी भी संभावनाएं होती है उनकी संभावनाओं को अवमुक्त करोगे। मतलब जितनी अन्य संभावनाएं हो सकती है उनको खत्म कर दोगे। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है हानि का सिद्धांत क्या है। हानि का सिद्धांत क्या है। तो हानि का सिद्धांत का अर्थ है दोस्तों किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करना का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। देखो क्या बताता है, दोबारा बताता हूँ मैं। कह रहा है हानि के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई काम करना चाहता है तो आप उसमें व्यक्तिगत रूप से यानी कि अकेले या अपने दोस्तों के साथ मिलकर समूह में हस्तक्षेप करते हो, उसे क्या करते हो, एक तरीके से परेशान करते हो, यही आपका क्या है, लक्ष्य है। इसी को हम कहते हैं हानि का सिद्धांत। सभ्य समाज के किसी भी सदस्य की इच्छा के खिलाफ, सभ्य समाज का मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पे क्या है, लोग रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं, सभी लोगों की इज्जत करते हैं और साथ ही साथ किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। एक जो आम इंसान होता है वो सबका भला चाहता है, किसी का नुकसान नहीं चाहता, उसे हम कहते हैं सभ्य समाज। तो क्या कह रहा है, सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण का प्रयोग एकमात्र उद्देश्य से किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। मतलब इनका एकमात्र उद्देश्य क्या हो सकता है, किसी दूसरे की हानि से बचाना ही क्या होगा, एक तरीके से सभ्य समाज चाहता है। ठीक है। ये आपका क्या होगा, दूसरे का आंसर। मतलब इसमें कह रहा है हानि का सिद्धांत का मतलब है दूसरे का हम नुकसान करते हैं। ठीक है बेटा। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लोकसभा की कोई 2 शक्तियाँ लिखनी है। ऐसी कौन सी शक्तियाँ लिखनी है जो विशेष शक्तियाँ हैं। तो नंबर 1, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। सबसे पहले लोकसभा में क्या होता है, पेश किया जा सकता है और उसे वहीं संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मतलब जितने भी हमारे धन के विधेयक होते हैं वो सब के सब कहाँ पे पेश किए जाएंगे, लोकसभा में। और अगर कोई उनमें चेंज करना है, कोई संशोधन करना है तो सबके सब उसे कहाँ पे कर सकते हैं, हम एक तरीके से संसद में ही लोकसभा में कर सकते हैं। उसे वहाँ पे कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है। ये पहली एक विशेष शक्ति है। और दूसरी शक्ति क्या है दोस्तों,
कि जितने भी मंत्री परिषद होते हैं, जितने भी सांसद होते हैं, वो सब किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब किसके कहाँ पर उनको जवाब देना पड़ता है, तो उनको लोकसभा में जवाब देना पड़ता है। किनको? जितने भी क्या होते हैं दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि एमपीज होते हैं, ठीक है, सांसद होते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि जनहित याचिका किस तरीके से गरीबों की मदद कर सकती है, अपने तर्क सहित उत्तर दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आंसर दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। कहा मतलब क्या पूछा था जनहित याचिका? तो जनहित याचिका मतलब क्या है दोस्तों? जनहित याचिका वह याचिका होती है जिसमें कोई भी एक व्यक्ति, मतलब कोई सा भी व्यक्ति या एक समुदाय या कोई भी कुछ लोगों का समूह, जनसमूह के लिए, जनता के लिए या उनके अधिकारों के लिए क्या कर सकता है, कोर्ट में यानी कि न्यायपालिका में एक याचिका दायर कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों? एक याचिका दायर कर सकता है। याचिका का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ की सुनवाई के लिए अपील कर सकता है। याचिका दायर करने से एक दूसरे जन या दूसरे वर्ग को भी लाभ होता है, सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं होता है, यहाँ क्या होता है पूरे समाज को भी हो सकता है। इसलिए जनहित याचिका क्या कर सकती है, गरीब तबके के लोगों का हित करने में सहायक साबित हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ, आप पहली बात तो ये समझो दोस्तों कि ये जो जनहित याचिका होती है इसको PIL कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? PIL। आपने सुना होगा PIL। PIL से क्या होता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें होती है उसके लिए हम सुनवाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या बोलोगे इसे? PIL। जनहित याचिका क्या होता है? PIL होता है। तो ये इससे क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति अपील कर सकता है कोर्ट में जाकर और उससे क्या है, जनता के लिए सुनवाई हो सकती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की गाइस। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया दोस्तों कि यह बताइए कि जो इमैनुअल है, यानी कि इमैनुअल कांट, इसके अनुसार न्याय क्या है? तो न्याय का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें सभी को बराबर का हक मिले। हम भाषा में तो ये होता है। तो इसके अनुसार आपको ये बताना है कि जो अलग अलग क्या हुए हैं, पॉलिटिशियन हुए हैं, अलग अलग जो नेता हुए हैं, इनके अनुसार न्याय की परिभाषा क्या है। तो हम बात करें इमैनुअल कांट के अनुसार, तो उन्होंने कहा था हर एक मनुष्य की क्या होती है, एक गरिमा होती है, हर एक व्यक्ति की एक अपनी गरिमा होती है। उस गरिमा का मतलब क्या होता है, उसी के अंदर रहते हुए सारे काम करता है। अगर अब बात करते हैं आगे, अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत है, मतलब उनकी सभी इच्छाएं क्या हैं, अगर स्वीकार कर ली जाएं, तो उनमें से हर एक का एक प्राप्य यह होगा। प्राप्य का मतलब क्या कह सकते हैं दोस्तों? उनमें से हर एक व्यक्ति का एक यह इच्छा होगी, यह एक हिस्सा होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के अनुसार, मतलब जो उनकी प्रतिभा है, जिस चीज़ में उनका स्किल है, उनके विकास के लिए और उनका जो अपना लक्ष्य है उनको पूरा करने के लिए क्या प्राप्त हो सके दोस्तों? अवसर। मतलब इमैनुअल कांट के अनुसार कहते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को क्या मिलना चाहिए, उनकी प्रतिभा के अनुसार उनके विकास और उनकी लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो सके। यही क्या है, इमैनुअल कांट के अनुसार न्याय की परिभाषा है। न्याय के लिए ज़रूरी यह होता है कि हर एक तमाम व्यक्ति को, दुनिया के तमाम जितने व्यक्ति हैं सभी को क्या मिल सके, समुचित यानी कि पूरी तरीके से बराबर अहमियत प्राप्त हो सके। ठीक है बेटा, तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है आपके पास कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए एक प्रत्याशी के में किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। किन्हीं 4 योग्यताओं को लिखिए। तो अब एक चीज़ समझ लो बेटा, लोकसभा मतलब जहाँ पे संसद है, ठीक है। संसद के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं राज्यसभा, दूसरा हिस्सा क्या है, एक तरीके से लोकसभा। तो बताया जा रहा है कि लोकसभा का अगर कोई सदस्य बनना चाहता है, यानी कि संसद का कोई चुनाव लड़ना चाहता है, संसद में आना चाहता है, तो उन प्रत्याशियों को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि उनके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो पहली बात तो अगर कोई भी भारत के संसद में, भारत के लोकसभा का एक प्रत्याशी होना चाहता है, मतलब एक चुनाव लड़ना चाहता है, उसमें बैठना चाहता है, जनता के लिए कुछ करना चाहता है, तो सबसे पहले वो उसे क्या होना चाहिए, एक भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये इलेक्शन लड़ने का क्या एक क्राइटेरिया है, वो भी किसके इलेक्शन के लिए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए। कितना साल? 25 साल। और जब वो इलेक्शन लड़ने जाता है तो उस समय वह किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए।
थर्ड पॉइंट का मतलब है दोस्तों कि वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट से कोई भी उसे हम कह सकते हैं किसी ऐसी सुविधाएं ना, कोई ऐसी सुविधा ना मिल रही हो जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है। ठीक है बेटा, यानी उससे कोई गवर्नमेंट जॉब में शामिल नहीं होना चाहिए। और क्या कह सकते हो आप बोलोगे कि वह पागल नहीं होना चाहिए या दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब है उसे खुद ही कुछ समझ में ना आता हो कि सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत का उसके अंदर समझ होनी चाहिए। साथ हम कह सकते हैं कि वो दिवालिया ना हो, मतलब उसने किसी का लोन ना ले रखा हो, मतलब डेब्ट ना ले रखा हो, पता चले वो बेचारा खुद ही क्या एक तरीके से इंसॉल्वेंट है और वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है, ऐसा भी ना हो। ठीक है, मेनली इसमें देखना है कि उसका जो माइंड है वो सब कुछ समझता हो, ये बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है अदालत द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया हो। देखो इसमें अपराधी घोषित बोल रहा है, ये नहीं बोला अपराधी का मुकदमा चल रहा है। मुकदमा तो आप देख सकते हो ना, हजारों जितने भी नेता चुनाव लड़ते हैं ना, इनमें से लगभग 50% ऐसे नेता होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा होता है, बट उनके ऊपर वो केस अभी तक सिद्ध नहीं होना चाहिए, घोषित। अगर वो घोषित हो रखा है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता और वो प्रत्याशी नहीं बन सकता, कहाँ का, लोकसभा का। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत ही अच्छे 5 पॉइंट है, इनमें से आपको कोई 4 बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो पेपर में आप कैसे करोगे, जैसे वो भारत का नागरिक है तो ये सब पॉइंट लिख देना ब्लैक पेन से, और उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा हेडिंग जो बनाया है आपने इसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है बच्चे, बेटा बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि समाजवाद के मुख्य सरोकार का वर्णन कीजिए। जो समाजवाद है इसके मुख्य सरोकार क्या है, इनके मुख्य काम क्या है, इसमें किस चीज़ों को शामिल किया जाता है, इनके बारे में बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आप पढ़ लेना, फिर मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ पहले और फिर आप बाद में पढ़ लेना। तो क्या कहा जा रहा है समाजवाद के, आपके पॉलिटिक्स की बुक की मैं बात करूँ तो समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे एक राजनीतिक विचारों का समूह है। समाजवाद क्या एक तरीके से समाज में, यानी कि जो राजनीतिक विचार है दुनिया में, देश में, उनके बीच में जो असमानता है, असमानता मतलब समाज में होता है ना, बहुत लोग बहुत गरीब है और कुछ लोग क्या बहुत ही ज़्यादा अमीर है, तो यहाँ से क्या उतरता है कि मन में समाजवाद की भावना आती है। अगर मैं अब आगे चलूँ दोस्तों तो आगे क्या बताया जा रहा है इसके अंदर, इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो हमारे राजनीतिक विचार थे, जो असमानता विचार थे, क्यों आए थे, क्योंकि वे खासकर असमानताएं थी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या हुई थी, निकली थी या पैदा हुई थी उनमें से, और ये क्या हुई थी, बहुत बात काफ़ी समय तक बनी रही थी। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान में, मतलब अभी के टाइम में जितनी भी असमानता है उनको हम क्या कर सकते हैं, न्यूनतम कर रहे हैं। न्यूनतम का मतलब क्या कह सकते हो, कम करना है। देखो मैं आपको एक डिटेल में दोबारा बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का क्या एक तरीके से समूह है। मतलब समाजवाद में, समाज के अंदर जो असमानताएं मौजूद है, गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, और भी अन्य बातों को देख सकते हैं, राजनीति जो न्याय है, इन तक तरीक़ों से जितने भी हमें विचार मिलते हैं उन विचारों का कहीं क्या है, एक तरीके से समूह है। ये कौन सी असमानताएं होती हैं, जो कहाँ से आई है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पैदा हुई थी और काफ़ी लंबे समय तक बनी रही है। समाजवाद का मुख्य सरोकार क्या है, मुख्य काम क्या है, असमानताओं को न्यूनतम करना, और मतलब जो असमानता है लोगों के बीच में, गरीबी और अमीरों के बीच में बड़ी खाई बन गई है, इसको कम करना। साथ में दुनिया में या देश में जितने भी संसाधन हैं उन सभी का बंटवारा क्या हो सके एक तरीके से न्याय और उचित हो सके। मतलब ये नहीं कि अमीरों को संसाधनों का ज़्यादा हिस्सा मिले और गरीबों को ना के बराबर मिले या फिर बहुत ही कम मिले। ठीक है बेटा, संसाधनों का क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। हालांकि फिर भी हम बात कर सकते, समाजवाद के पक्ष में धर्म में पूरी तरीके से बाजार के खिलाफ तो नहीं थे। मतलब जो समाजवाद की बात करते हैं वो ऐसा नहीं मान सकते कि वो सिर्फ और सिर्फ बाजार के खिलाफ हैं। बाजार का मतलब क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखा जाता है कि बाजार में किस तरीके से काम हो सकता है, किस तरीके से लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो समाजवाद के जो लोग थे, जो पक्ष में बोलते थे, वो बाजार के खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन वह शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन और नियोजन और नियंत्रण का समर्थन करते थे। परंतु उनका क्या कहना था, जितने भी क्या कहते थे समाजवाद के पक्ष में बोलते थे, उनका कहना था कि भाई जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, मतलब जो एक तरीके से हेल्थ सेक्टर है, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो बेसिक हिस्सा है, इसके ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए, एक तरीके से सरकार का। ठीक है, सरकार ही इसमें पैसा लगाए, सरकार ही इसमें प्लानिंग करे और सरकार ही सारा काम करे। ये कौन चाहते थे, एक तरीके से समाजवाद के जो भी पक्ष में बोलते थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम दोस्तों। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो संविधान का अनुच्छेद 74 का भाग 1 है, इसका संबंध किस चीज़ से है।
तो इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रपति को अगर कोई भी काम करना है तो उसको एक क्या होती है, हेल्प चाहिए होती है, या हम कह सकते हैं उसको कोई सलाह देता हो। तो ऐसे एक मंत्री परिषद की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जो उसे मिलता भी है, यानी कि जो उनको मिलता भी है राष्ट्रपति जी को। और कौन देता है बना करके, ये प्रधानमंत्री बना के देता है। क्यों बना के देता है? क्योंकि उनके अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है, यह क्षेत्र आता है, यानी वो एक मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं, जिनके अध्यक्ष वह खुद ही होते हैं, खुद ही हैंडल करते हैं किस तरीके से वो काम करेंगे। और राष्ट्रपति जी को क्या देते हैं, वो सलाह देते हैं कि सर आपको किस तरीके से क्या क्या काम करना है, किस पर क्या क्या साइन करना है। फिर भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपने कृत्यों का मतलब हो सकता है अपनी क्षमता का, अपनी पावर का प्रयोग करते हुए मंत्री परिषद को ऐसे सलाह के अनुसार कार्य करता है। साथ ही मंत्री परिषद को यह भी कह सकता है कि भाई आप ये जो आपने मुझे सलाह दी है, इसे आप दोबारा से पुनर्विचार कीजिए, चेक कीजिए, मुझे ये पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। या बिना बोले भी आप वापस कर सकते हैं। इनको एक तरीके से हम क्या कहते हैं, इस पावर को हम पॉकेट वीटो पावर कहते हैं। अतः राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। मतलब अगर राष्ट्रपति जी ने वापस कर दिया कोई फाइल, तो मंत्री परिषद को दोबारा इस पर विचार करना पड़ता है, दोबारा से वो जांच पड़ताल करते हैं और फिर वो वापस, अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात ही इस सलाह के अनुसार कार्य करता है और कई बार वापस भी कर देता है फाइल को। इसी शक्ति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मैं बात करूँ इसी शक्ति को दोस्तों, तो इसी शक्ति को हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करें 8वें क्वेश्चन की, तो 8वां क्वेश्चन क्या है आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आता है और इस बार भी आएगा ही। कह रहे हैं कि यदि एक अध्यापक कक्षा के कमजोर छात्रों को कि मनोबल उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक दे देते, तो इसमें न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करता है? क्या आप इसे न्याय संगत मानेंगे? तो आप खुद बताइए दोस्तों। अगर किसी बच्चे को मुफ्त में नंबर मिलेंगे तो फिर एग्ज़ाम लेने का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अगर एग्ज़ाम ही नहीं, अगर उसको नंबर ही बराबर देने, तो एग्ज़ाम को हटा दो, सभी बच्चों को कह दो कि सर आप सारे के सारे बच्चे फर्स्ट आए हो, सभी को खुशी मिलेगी और एग्ज़ाम का कई बच्चों पर प्रेशर भी नहीं आएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर ये है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले, ये क्वेश्चन है इसका और ये इसका आंसर है, सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों या व्यक्ति को समान अंक देना, हर एक के साथ समान बर्ताव करना नहीं होगा, सभी के साथ समान बर्ताव नहीं होगा और ना ही यह क्या होगा दोस्तों, उचित होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में परीक्षा का कोई औचित्य नहीं रहता, कोई मतलब ही नहीं होता है। परीक्षा में सबको उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता तथा प्रयास के आधार पर, मतलब उनको क्या लिख रहे हैं, उनका क्या कोशिश है, उनके आधार पर उन्हें नंबर देना ही न्याय संगत होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या एक तरीके से सभी बच्चों के लिए सही रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से दोस्तों और आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं खुद भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है? मतलब समझना क्वेश्चन का पहले। जो न्यायपालिका अर्थात जो कोर्ट है दोस्तों, ये अपने आप काम कर सके, किसी के दबाव में ना आए, तो ऐसे करने के लिए स्वतंत्रता उनकी पूरी तरीके से रहे उन्हीं के हाथों में। इसके लिए संविधान ने किस प्रकार सुनिश्चित किया है कि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे? कोई 4 पॉइंट बताइए। मतलब न्यायपालिका किसी के अंडर में ना आए, कभी किसी के आगे ना झुके, तो इसके लिए हम 4 पॉइंट बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो अच्छे पॉइंट होंगे। तो निम्नलिखित में पहला काम क्या है, एक तरीके से जितने भी ये राजनीति होती है, एक तरीके से राजनीति की दलगत राजनीति होती है। दलगत का मतलब होता है एक तरीके से राजनीति बहुत ही गंदी चीज़ होती है, लोगों के मुँह से भी आपने सुना होगा ये। तो इससे दूर कर रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता है। मतलब न्यायपालिका किसी के सामने ना झुके, इसके लिए क्या किया गया, जब भी न्यायाधीश की क्या होगी दोस्तों, नियुक्ति होगी। न्यायाधीश मतलब जो जजों की नियुक्ति होती है, उसमें ना विधायिका को कोई शामिल नहीं किया जाता। विधायिका का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जितने भी विधेयक होते हैं, जितने भी नेता मंत्रीगण होते हैं या फिर संसद होती है, इसके लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है स्वतंत्र रूप से, या फिर आप कह सकते हो जो रिटायर्ड होते हैं जज सुप्रीम कोर्ट के, वही क्या करते हैं, चयन करते हैं किनका, न्यायाधीशों का। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा कह रहा है अगर कोई न्याय बनना चाहता है, न्यायाधीश बनना चाहता है, जिससे कि क्या हो, उसे किसी के सामने झुकने की कोशिश, झुकना ना पड़े, उसके मन में डर ना हो,
तो उससे पहले उसको क्या होनी चाहिए दोस्तों, एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि अनुभव होना चाहिए किस चीज़ का, वकालत का। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या कह रहा है, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। क्या होता है, इनका कार्यकाल निश्चित होता है, यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ 65 वर्ष की आयु तक ही काम कर सकते हैं। कब तक दोस्तों, आप कहोगे सर इसके 65 वर्ष की आयु तक ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बूढ़े हो गए तो भी नहीं कर सकते। ठीक है, बात करते हैं आगे चौथे पॉइंट की। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कह रहा है न्यायाधीशों का जो वेतन होता है दोस्तों, वो कहाँ से मिलता है उनको, संचित विधि से मिलता है, संचित निधि से। निधि क्या मतलब, क्या संचित, जो पहले से ही बचाया गया पैसा है, इसमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होती है या किसी अन्य विभाग की दखलंदाजी नहीं होती है, तो उनका पैसा हमेशा मिलता ही है। ठीक है, रिजर्व से मिलता है, तो ये सरकार के पैसों से नहीं मिलता, चाहे सर कभी इसमें काम हो या ना हो, न्यायाधीशों की सैलरी मिलती है टाइम पर। ठीक है बेटा, लास्ट पॉइंट है, न्यायाधीशों के रिटायर होने के बाद उनके वकालत करने पर प्रतिबंध है। अगर कोई न्यायाधीश यानी कि कोई जज होता है, अगर वो रिटायरमेंट ले लेता है, उसकी रिटायरमेंट हो जाती है 65 वर्ष की आयु में, तो उसके बाद वह वकालत का काम नहीं कर सकता। इसका मतलब वह वकील नहीं रहेगा। वकील तो पहले होता है, उसके बाद ही वो जज बनता है, परंतु जज बनने का दोबारा वो वकील नहीं बनता, क्योंकि जब वो रिटायर हो चुका है। तो चलिए बेटा, अब आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, और 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये जो पैराग्राफ में आंसर है, ये आंसर सही नहीं है। आपको इस तरीके से आंसर नहीं लिखना है। आप क्या करोगे, इसी पैराग्राफ को आप अपने हिसाब से 2 लाइन 1 लाइन को छोड़ छोड़ करके पॉइंट में बना लोगे, और देखना आपको टीचर पूरे नंबर देगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या मतलब है इसका। अवसर की समानता मतलब जो अवसर है वो सबको कैसे मिलती है, समानता है या नहीं है। तो अवसर की समानता का अर्थ है दोस्तों, समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देना, समान इम्पोर्टेंस देना। यह क्या है, अवसर की समानता है। यह माना जाता है कि दोस्तों मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ क्या होता है, चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, उनके चरित्र में कुछ ना कुछ स्पेशल विशेषताएं होती हैं। ठीक है बेटा, फिर कह रहा है अगर ये विशेषताएं होती है तो इसलिए वे क्या करते हैं, समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। मतलब जितने भी लोग समाज में रहते हैं उनके अंदर एक क्या होता है, अलग गुण होता है। तो इसीलिए सभी के अंदर जब 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, तो सभी को क्यों ना समान अवसर मिले। तो यही क्या है, अवसर की समानता है। उनके साथ समान बिहेव होना चाहिए, उनको भी हर जगह जाने की छूट होनी चाहिए, और सभी जिस तरह सभी लोग आते जाते हैं उस तरीके से। अधिक, ये पहला यहाँ आप यहाँ से कह सकते हो दोस्तों, 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ तक, दूसरा पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तीसरा क्या है, आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। क्या बोल सकते हो, आज के समय में जितने भी उदारवादी जनतंत्र है या फिर लोकतंत्र के लोग देश हैं, उनमें उनको कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं। आगे बात करें दोस्तों तो क्या बता रहा है, इसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। इसमें क्या चीज़, कौन कौन से अधिकार शामिल है दोस्तों, यानी आपको यही वाला पॉइंट ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना पड़ेगा। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार और अन्य नागरिक शामिल है। ठीक है, ये अलग अगला पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसर के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपना मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए, और समाज का जो भी अधिकार होता है वो उन्हें पूरा मिलना चाहिए, जो भी चीज़ वो उपभोग करना चाहते हैं, जिन भी चीज़ का वो प्रयोग करना चाहते हैं। तो ये 4 पॉइंट हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की दोस्तों। तो अगला पॉइंट हम यहाँ से लेंगे, समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। ठीक है बेटा, देखो दोबारा बताता हूँ, समझना। समान अधिकारों के अलावा उनके साथ कोई अलग से जितने भी सिद्धांत मिलते हैं वो सभी सिद्धांत जरूरी है। साथ में लोगों के साथ किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, लिंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भी क्या है, समान अवसर का सिद्धांत है। उन्हें उनके काम और उनके क्रियाकलाप के आधार पर जांचा जाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान है या हिंदू है तो उनको अलग अलग देखा जाएगा, अलग अलग नज़रों से नहीं। वो क्या काम करते हैं और उनका क्या क्रियाकलाप है, उसके आधार पर हम उन्हें जांच सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको 5 पॉइंट टिक करा दिए हैं। ना है समझ में तो वीडियो को बैक करके देख लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन दोस्तों ये है कि जो भारत का मानचित्र दे रखा था, इसमें ABCD करके आपको 4 राज्य भरने थे, जहाँ पर क्या है, द्विसदनात्मक विधान मंडल है।
इनको पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये था दोस्तों आपका मैप। इसमें ये ए है, ये बी, सी है, ये बी है, ये डी है। इन 4 पॉइंटों यानी इन 4 राज्यों के नाम आपको लिखने थे। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, फालतू का क्वेश्चन है फ्री। तो बेटा जो ये फालतू का क्वेश्चन है इसका आंसर ए पॉइंट का क्या होगा, आप मैप देख सकते हो वीडियो को पीछे करके। उत्तर प्रदेश, बी का कर्नाटक, सी का महाराष्ट्र, 4 का डी। ये कौन सा ऐसे राज्य जहाँ पे द्विसदनात्मक क्या है दोस्तों, विधानमंडल है, 2 सदन होते हैं वहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, 12वें की। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो बेटा ये आंसर तो बहुत ही बड़ा दे रखा है, तो इसकी जगह मैं आपको एक आंसर दे देता हूँ, वो आप याद कर लेना, या फिर पहले आप एक और इसको पढ़ लो, उसके बाद हम बात करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट गाइस है, इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी भी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब नकारात्मक का मतलब पहले तो ये होता है कि इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होती, आपकी मर्जी होती है, आप कुछ भी कर सकते हो। अर्थात क्या मतलब हुआ कि बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, और उसका उल्टा क्या होता है, अनुल्लंघन करना। ठीक है, मतलब जिसमें व्यक्ति क्या करना चाहता है, अनुल्लंघन करना चाहता है। और सकारात्मक क्या स्वतंत्रता होती है, ये वह स्वतंत्रता होती है जिसके अंदर एक व्यक्ति को समाज के दायरे में रह करके कोई भी काम करना पड़ता है, समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, अर्थात समाज को लेकर उसे चलना पड़ता है। इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। अर्थात अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नुकसान करता है समाज का, तो क्या होगा, एक तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता होगी। अगर वो समाज में रह करके समाज की भलाई को देखते हुए और साथ में अपना भी भला करता है, ऐसे काम करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य का कार्य उस व्यक्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य का कार्य क्या है, राज्य का कार्य व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, समस्याओं को दूर करना है। किसकी बात है ये, सकारात्मक में क्या होता है, राज्य यानी कि देश क्या करता है, जनता को जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको उसमें दूर किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। और दोस्तों मैं लास्ट में इसका ना इसी क्वेश्चन का एक अच्छा सा आंसर भी दे दूंगा, जो हमने कॉपी में लिख रखा है वो भी बताएंगे आपको नोट्स के फॉर्म में। दूसरा पॉइंट है इसमें ये तो दोस्तों ये वाला आंसर है जो CBSE ने भेजा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है, उसे क्या करना चाहिए नहीं उसके सामने आता, उसकी मर्जी हो कुछ भी करे। अर्थात इसके उलट सकारात्मक में क्या होता है, कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार से, मतलब कुछ ही कर सकते हो आप, सब कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ पे कुछ कर सकते हो, उसी के विचारों को लेके चला जाता है सकारात्मक स्वतंत्रता में। थर्ड पॉइंट की बात करें गाइस, तो नकारात्मक स्वतंत्रता आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेपकारी राज्य का समर्थन, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए राज्य को आवश्यक मानती है, व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए राज्य को जरूरी मानती है। नकारात्मक, देखो दोबारा बताता हूँ इस पॉइंट को मैं आपको, नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेपकारी राज्य का समर्थन होता है, राज्य का किसी में समर्थन होता है, मतलब वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है, एक व्यक्ति के पूर्ण विचार के लिए राज्य को आवश्यक माना जाता है, या किसको आवश्यक जरूरी माना जाता है, राज्य यानी कि देश को, किसके विकास के लिए, एक व्यक्ति के विकास के लिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं, चौथा पॉइंट, सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। नकारात्मक में क्या होता है, उसका कार्यक्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, और सकारात्मक में क्या होता है, सकारात्मक में स्वतंत्रता राज्य को कल्याणकारी भूमिका के रूप में देखती है। मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब तो एक राज्य, एक देश अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में क्या करती है, कल्याणकारी काम को करती है, जिससे जनता का कल्याण हो सके। और नकारात्मक में ऐसा नहीं होता, उसके पास कुछ ही कार्य क्षेत्र होता है, उसमें जनता से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार प्रतिबंध एक बुराई है। अगर मैं बात करूँ नकारात्मक स्वतंत्रता की, तो यह कहा जाता है कि अगर हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध है तो ये क्या है, समाज के लिए एक तरीके से बुराई है।
परंतु सकारात्मक में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। अगर हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध है, अगर उससे समाज को फ़ायदा हो रहा है तो यह सही माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका देखो मैं ये आंसर है आपके सामने। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 में कह रहा है कि राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेषताओं का विशेष अधिकारों का वर्णन करना है। मतलब उनके पास कोई 3 स्पेशल जो अधिकार होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो पहला यह कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। मतलब जो उन्होंने फाइल बना के दी है, जो कानून वो बनाना चाहते हैं, जो बिल वो पास करवाना चाहते हैं, उनको वह वापस कर सकता है और उस पर दोबारा से चर्चा करने के लिए कह सकते हैं। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गलती है या कानून के रूप में कुछ कमियां हैं, फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये पहले क्या है, एक तरीके से उनका अधिकार होता है। मतलब वो साइन नहीं करेंगे, अपने पास फाइल को रखेंगे या फिर वापस कर सकते हैं। अगली जो शक्ति है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास क्या होती है, एक तरीके से वीटो शक्ति होती है, जिसे निषेधाधिकार कहते हैं, जिसमें वह संसद के द्वारा पारित विधेयकों को, धन विधेयकों को छोड़कर, मतलब 2 चीज़ों को, किसको, धन विधेयक को छोड़कर और पारित जितने भी क्या दोस्तों बिल हैं, इनको छोड़ करके स्वीकृति देने में विलम्ब कर सकता है, स्वीकृति देने से मना कर सकता है। मतलब जो है फाइल बना के देते हैं एक तरीके से, जितने विधेयक होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, उनको वह साइन करने से मना कर सकता है। ठीक है, या अपने पास रख सकता है पर कुछ बताएगा नहीं। और तीसरा क्या है, तीसरे प्रकार का अधिकार है कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है, जो मतलब राजनीति में किस तरीके से चल रहा है, समय के अकॉर्डिंग यह काम होता है। औपचारिक रूप से बात करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मतलब राष्ट्रपति ही एक तरीके से नियुक्ति करता है, परंतु सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। किसे सुनते हैं हम, जो उसके पास बहुमत होता है उसके नेता को हमें प्रधानमंत्री चुनना पड़ता है। लेकिन यदि चुनाव के बाद भी किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति अपने अधिकार के अनुसार यह निर्णय करता है कि किसे बहुमत समर्थन प्राप्त है और कौन सरकार बना सकता है, या कौन चलाएगा, या कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति, जब किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छी शक्ति है उनके पास। और इसके ऑप्शन में दोस्तों ये कि जो प्रधानमंत्री है, इनका आपको क्या बताना है, एक तरीके से इनकी क्या भूमिका, यह बताना है। भूमिका मतलब उनके क्या काम है। तो पहला क्या काम है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना कह सकते हो, उनके अलग अलग विभागों में बंटवारा करना, जो कौन किस विभाग में काम करेगा, किस तरीके से मंत्री बनाए हैं तो उनको क्या क्या काम मिलेगा। मंत्रिपरिषद का दोबारा से पुनर्गठन का मतलब क्या होता है कि एक बार जो हमने मंत्रिपरिषद बनाया है, समय आने पर दोबारा से इसको हम चेंज करेंगे। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनते हैं वो खुद ही, होते ही एक तरीके से। फिर राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में क्या होता है, एक तरीके से कड़ी होते हैं। मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट है और यहाँ पे क्या एक तरीके से मंत्रिमंडल है, तो इनके बीच में कौन आता है, सिर्फ और सिर्फ पीएम आता है। कौन आता है, पीएम। राष्ट्रपति का मतलब प्रेसिडेंट होता है। ठीक है बेटा। और जो प्रधानमंत्री होता है, सदन का क्या होता है, एक तरीके से विशेष नेता होता है। कोई अगर मुद्दा होता है तो उस पर उनको जवाब देना पड़ सकता है। और तो और सरकार के मुखिया भी कौन होते हैं हमारे देश के, प्रधानमंत्री खुद ही होते हैं, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है बच्चे, तो ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलेंगी। आपको एक और पेपर मिलेगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़ दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।